लीजिए क्या पूछा जा रहा है, देखिए पूछा जा रहा है आपको निम्न में से चंबल प्रोजेक्ट के किसमें सबसे ज्यादा जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। यानी कि यहां पर बात हो रही है चंबल प्रोजेक्ट यानी कि चंबल परियोजना की। आप सब जानते हैं कि ये जो चंबल परियोजना है, ये चंबल परियोजना किन किन के मध्य है, तो आप कहेंगे सर राजस्थान प्लस एमपी। कितना कितना हिस्सा है, तो मामला 50-50 है, 50 राजस्थान और 50 एमपी। इसी चंबल परियोजना के तहत आपको पता हो तो टोटल 4 बांध बने हुए हैं। कितने बांध बने हुए हैं? 4 बांध। कौन कौन से 4 बांध है? आप कहेंगे सर एक तो बना हुआ है गांधी सागर, एक बना हुआ है राणा प्रताप सागर, एक बना हुआ है जवाहर सागर और एक बना हुआ है कोटा बैराज। यानी कि चंबल प्रोजेक्ट के तहत टोटल 4 बांध बने हुए हैं। इन 4 बांधों से हमें यहां क्या पूछा जा रहा है? जल विद्युत का उत्पादन पूछा जा रहा है। और आपको पता हो तो गांधी सागर जो बांध है वो मंदसौर एमपी में है और यहां से जो विद्युत उत्पादन होती है वो है आपके 115 मेगावाट। राणा प्रताप सागर बांध आपको पता हो तो बना हुआ है रावत भाटा चित्तौड़गढ़, यहां से 172 मेगावाट। कितनी? याद रखिएगा 172 मेगावाट। और जवाहर सागर जो बांध है वो कोटा में है जहां से हमें 99 मेगावाट। और कोटा बेरा जो है याद रखिएगा इससे कोई विद्युत उत्पादन नहीं होती है, इसका प्रयोग केवल सिंचाई के लिए है। और हमें यहां से क्या पूछा गया कि चंबल प्रोजेक्ट के किसमें सबसे ज्यादा जल विद्युत का उत्पादन होता है, तो आपके सामने 4 बांध रहे। मेरे हिसाब से आप सबके क्लियर हो गया होगा कि सर्वाधिक जहां से विद्युत उत्पादन होता है वो है राणा प्रताप सागर बांध। ये जो राणा प्रताप सागर बांध है याद रखिएगा ये रावत भाटा चित्तौड़गढ़, याद रखिएगा। और इसकी एक खास बात, राजस्थान में भराव क्षमता के आधार पर, किसके आधार पर? भराव क्षमता के आधार पर सबसे बड़ा बांध है कौन सा? राणा प्रताप सागर बांध। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान के पूर्वी मैदान में प्रवाहित नहीं होती है? ये देखिए थोड़ा अलग सा, थोड़ा यूनिक सा क्वेश्चन है। यहां पर बात हो रही है कि आपके सामने जो 4 नदियों के ऑप्शन हैं इनमें से ऐसी कौन सी नदी है जो कि पूर्वी मैदान में प्रवाहित नहीं होती है। यानी कि आप जब मैप की ओर जाएंगे और यदि हल्की हल्की सी इनकी लोकेशन बनाएंगे तो आपके सामने इसका आंसर आ जाएगा। जैसे पहला ऑप्शन क्या है? मोरेल। अब आप ये सब जानते हैं कि मोरेल नदी का जो बहाव क्षेत्र है, यदि आप प्रमुख रूप से देखते हैं कि सर इस मोरेल नदी पर एक बांध भी बना हुआ है, मोरेल बांध। कहां? तो आप कहेंगे सर प्रमुख रूप से सवाई माधोपुर। हालांकि मोरेल नदी का जो उद्गम होता है ना, हाँ, तो मेनली तो आपको ये दिमाग में तो है कि मोरेल सवाई माधोपुर के अंदर। जैसे बाणगंगा है, हल्का सा भी दिमाग में रहा तो ये तो रहेगा ही रहेगा कि ये कोटपुतली से निकलती है, यानी कि बेराड से। कोटपुतली किधर है? पूर्वे की ओर। सवाई माधोपुर किधर है? पूर्वे की ओर। फिर ढूंढ नदी, ढूंढ नदी आप अक्सर पढ़ते हैं कि जयपुर। और कांकरी नदी कहां पर है? तो आप कहेंगे सर जैसलमेर। यदि इन नदियों में थोड़ी थोड़ी लोकेशन भी आपको पता है तो फिर आप इसका आंसर आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जैसलमेर जो जिला है वो राजस्थान के पश्चिम में है। और पूछा भी यही जा रहा है कि इन 4 नदियों में से कौन सी नदी है जो पूर्वी मैदान में प्रवाहित नहीं होती है, तो आप कहेंगे सर कांकरी नदी। ये जो कांकरी नदी है इसी का ही नाम कांकरी नदी है, इसी का ही नाम मसूरदी नदी है, याद रखिएगा मसूरदी नदी। ठीक है, तो ऑप्शन जो है वो हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। यदि इनकी थोड़ी थोड़ी लोकेशन भी याद है ना तो भी काम हो जाएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके सामने सी इज द करेक्ट आंसर। याद रखिए इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। अगला देखिए, अगला है राजस्थान में निम्न में से कौन सा मृदा सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार माना जाता है। यानी कि हमारे राजस्थान में जो अलग अलग प्रकार की मिट्टियां है ना, इसमें कौन सी ऐसी मिट्टी है जो सर्वाधिक उपजाऊ है। अब आप सभी जानते हैं कि सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी वही है जो कि नदियों से निर्मित है, और नदियों से निर्मित जो मिट्टी है वो कहलाती है जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मृदा। याद रखिएगा सर्वाधिक उपजाऊ, सर्वाधिक उपजाऊ है कौन सी? जलोढ़। लेकिन आपको पूछे राजस्थान में, राज्य में सर्वाधिक मिट्टी किस प्रकार की है, तो आप कहेंगे सर रेतीली। याद रखिएगा सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी है? रेतीली। और सर्वाधिक उपजाऊ कौन सी है? तो याद रखिएगा जलोढ़। यहां पर ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा आपके सामने डी इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा। हाँ, फिर वो जलोढ़ आप अलग अलग प्रकार से पढ़ते हैं कि सर ये जो जलोढ़ मृदा है इसके प्रकार कितने हैं। तो देखो इसके 2 प्रकार हैं, एक तो है खादर और एक है बांगर। इसमें भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि पुराना जलोढ़ क्या कहलाता है और नवीन जलोढ़ क्या कहलाता है। याद रखिएगा नवीन जलोढ़ जो है वो तो कहलाता है खादर, और प्राचीन जो जलोढ़ है वो क्या कहलाता है? याद रखिएगा बांगर। ये भी एक अच्छे क्वेश्चन है, कई बार पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नहीं श्वेत जुते वाली मिट्टी वो तो मध्यम गहरी काली मृदा है। काली जो मृदा है ना इसे कहा जाता है श्वेते
श्वेते जुतई वाली मृदा, ये है वो तो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित जिलों में से कौन सा कत्थे का मुख्य उत्पादक नहीं है। यहां पर पूछा जा रहा है कौन है जो कत्थे का मुख्य उत्पादक नहीं है। यहां पर बात हो रही है कत्था की। कत्था जानते हैं आप? कत्था, देखिए कत्था किस वृक्ष से प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा खेर वृक्ष। खेर वृक्ष से कत्था का एक्तरण होता है। और कत्था का एक्तरण करने वाली हमारे राजस्थान में जाति पूछी जाए तो याद रखिएगा वो है कथोड़ी जनजाति। और ये जो खेर वृक्ष है ये हमारे राजस्थान के दक्षिण व पूर्वी दोनों ही भागों में, दक्षिण में भी है और पूर्वी में भी मिल जाएगी आप। तो देखिए अब झालावाड़ दक्षिण पूर्वी में आ जाता है, बूंदी भी इधर आ जाता है, पूर्वी भाग में भरतपुर भी आ जाता है, लेकिन बीकानेर जो है वो बिल्कुल पश्चिम के अंदर है और वहां पर इस प्रकार से कोई नहीं है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा आपके सामने ए इज द करेक्ट आंसर, बीकानेर। अगला देखिए, अगला है सिंबुदड़ा एवं कोंडा ग्रंथों में किस संप्रदाय के उपदेश हैं। दो ग्रंथ आपके सामने, एक का नाम तो है सिंबुदड़ा और एक का नाम है कोंडा। देखिए ये जो दोनों ग्रंथ हैं ये संबंधित हैं संत जसनाथ जी। अब संत जसनाथ जी का जो संप्रदाय है वो है आपके, याद रखिएगा, जसनाती संप्रदाय। और जसनाती जो संप्रदाय है इसकी जो प्रमुख पीठ है वो है आपके कतरियासर बीकानेर, कतरियासर बीकानेर। तो सिंपल सी बात है कि इन ग्रंथों के अंदर किस संप्रदाय के उपदेश हैं, आप कहेंगे सर जसनाती संप्रदाय, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ याद रखिएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा आपके सामने सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला, अगला है जोधपुर के किस शासक को अकबर ने सवाई राजा की उपाधि प्रदान की है। बताइए जोधपुर के ऐसे कौन से राजा थे जिसको अकबर ने सवाई राजा की उपाधि से नवाजा है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए एक तो आपके सामने नाम दे रखा है सवाई राजा, ठीक है, और एक आपको पता हो तो उपाधि है सवाई की। एक सवाई राजा एक सवाई। सवाई राजा की जो उपाधि है वो तो है, याद रखिएगा, शूरसिंह को, और सवाई की जो उपाधि है वो है आपके जयसिंह को, लेकिन ये जयसिंह है सेकंड, याद रखिएगा। अब याद रखिएगा कि सवाई राजा की उपाधि शूरसिंह को देने वाला जो मुगल बादशाह है वो तो कौन है, याद रखिएगा, अकबर। लेकिन सवाई की उपाधि जयसिंह सेकंड को देने वाला कौन है, याद रखिएगा, औरंगजेब। तो ये दोनों ही बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, सवाई राजा की और सवाई की। यहां सवाई राजा तो राव शूरसिंह, ये मारवाड़ के राठौड़ वंश के राजा हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला है यदि कोई पर्यटक विशाल पानी के टांके, तोप ढालने का कारखाना और गुप्त सुरंगें देखना चाहता है तो उसको किस किले में जाना चाहिए। क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया गया है, थोड़ा क्या काफी सारा घुमा दिया। आपको उस किले की विशेषता पूछ ली गई है कि हमारे राजस्थान का ऐसा कौन सा किला है जहां पर विशाल पानी के टांके हैं, तोप ढालने का कारखाना है, वहां पर गुप्त सुरंगें हैं। ये सारी चीजें आपको देखनी है तो आप कहां जाएंगे, तो आप कहेंगे सर हम जाएंगे जयगढ़ दुर्ग। जयगढ़ कहां पर है, याद रखिएगा, जयपुर। चलिए एक क्वेश्चन बताइए, ये जो जयगढ़ दुर्ग है ये किस राजा के नाम पर है, किस राजा के नाम पर है। मतलब ऑप्शन दो, जयसिंह फर्स्ट के नाम पर है या जयसिंह सेकंड के नाम पर है। क्योंकि जयसिंह जो फर्स्ट है वही मिर्जा राजा जयसिंह है और जयसिंह जो सेकंड है वही सवाई जयसिंह है। बताइए जयगढ़ जो दुर्ग है वो किस राजा के नाम पर है, यह आपको बताना है, बताइए। यह आपको बताना, ठीक है। अगला देखिए, अगला है चंद्रभागा का प्रसिद्ध मेला कहां लगता है। देखिए चंद्रभागा और गोमती सागर, दोनों जो पशु मेले हैं वो लगते हैं झालरापाटन, और झालरापाटन कहां है, याद रखिएगा, झालावाड़। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके सामने सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,
झालरा पाटन झालावाड़, और दोनों दोनों राज्य स्तरीय पशु मेले हैं, याद रखिएगा। हाँ, अगला अगला है चित्रकला के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। ऐसा कौन सा विकल्प है जो कि सही नहीं है? तो आप कहेंगे सर शालिग्राम, ये तो सिंगल नाम याद रखना है आपको। कई बार ये डायरेक्ट ऊपर से पूछता है कि शालिग्राम नामक चित्रकार किस चित्र शैली से संबंधित है, और आप बताएं इसका आंसर अलवर। तो शालिग्राम, बख्शाराम और नंदराम ये सब अलवर है। आलागिला पद्धति का प्रारंभ आमेर से है। रघुनाथ डालू ये लीजिए कोटा, ये भी सही है। चोखेड़ाव महल का संबंध बीकानेर से है। आप कहेंगे नहीं सर, चोखेड़ाव जो महल है ना, इस चोखेड़ाव महल का निर्माण जो है वो करवाया है, याद रखिएगा, राव मालदेव ने। और कहां पर? तो याद रखिएगा मेहरानगढ़ किले में, मेहरानगढ़ किला। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर है वो डी जो है वो गलत दे रखा है, ठीक है। चोखेड़ाव महल मेहरानगढ़ किले में ना, बताइए आपको, ठीक है। चलिए अगला अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि राजस्थान के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसे प्राचीन काल में युद्धीय प्रदेश कहा जाता था। यानी कि राजस्थान का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसे युद्धीय प्रदेश के नाम से जाना जाता था। आज इसी प्रदेश को कहा जाता है घग्गर बेसिन। आज इसी प्रदेश को क्या कहा जाता है? घग्गर बेसिन। वैसे ये युद्धीय प्रदेश जो है, इसका नाम युद्धीय प्रदेश इसीलिए है क्योंकि यहां पर एक जाति निवास किया करती थी जिसका नाम है युद्धीय जाति। ये जो युद्धीय प्रदेश है, याद रखिएगा, ये उत्तरी राजस्थान का भाग है। किसका है? उत्तरी राजस्थान का भाग। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये जो आप पढ़ते हैं ना, इधर से, मतलब जैसे ये आ गया आपके इधर से हनुमानगढ़, इधर से तो आई गया है अब अनूपगढ़, और इधर ये बीच में जो श्री गंगानगर है, और यहां पर ये बहती है आपके घग्गर। यानी कि ये उत्तरी राजस्थान का जो पूरा एरिया है तीनों जिलों का, अनूपगढ़, गंगानगर और हनुमानगढ़, ये पूरा क्या है? युद्धीय प्रदेश, ठीक है। यानी कि यहां पर आप देख पा रहे हैं ऑप्शन में एक ही दे रखा है गंगानगर, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। पहले जो कबीले हुआ करते थे ना, वो उस जाति विशेष के नाम पर हुआ करते थे। ये हमारे राजस्थान नहीं बल्कि पूरे भारत की एक विशेषता रही है कि जिस क्षेत्र विशेष में जिस जाति का बाहुल्य ज्यादा रहा है ना, फिर उस क्षेत्र का नाम उस जाति के नाम पर ही था। जैसे आज भी हम ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर देखते हैं, तो यदि 8-10 ढाणियां किसी जाति विशेष से संबंधित है तो वहां पर बोर्ड लग रखा होता है कि ये इस जाति की ढाणियां हैं, उस हिसाब से। तो ये एक युद्धीय जाति थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ? बी इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला अगला है निम्नलिखित में से कौन सी घास राजस्थान के पश्चिमी जिलों में नहीं पाई जाती है। देखिए पश्चिमी राजस्थान की यदि मैं बात करूं ना, तो देखिए पश्चिमी राजस्थान में जो प्रमुख रूप से पाई जाने वाली जो घासें हैं उसमें देखिए शेवण है, धामण है, करंज है, निपेन है, मोपेन है, ये प्रमुख रूप से है यहां पर। तो आप ऑप्शन भी देखेंगे ना, तो आप कहेंगे सर ये जो लाना है ना, ये पश्चिम के अंदर नहीं है। पश्चिम के अंदर प्रमुख रूप से ये है शेवण, धामण, करंज, निपेन और मोपेन। अब जैसे ये शेवण है तो याद रखिएगा इसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? शेवण घास को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया, कमेंट करके बताइए। और शेवण जो है वो एक प्रोटीन युक्त घास है। लेकिन जब बात आती है कि दुधारू पशुओं द्वारा कौन सी घास उपयोग में ली जाती है, तो याद रखिएगा धामण, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला है निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन सा जिला युग्म है जहां लाल पीली मृदा पाई जाती है। देखिए हमारे राजस्थान में सबसे पहले तो लाल मृदा कहां मिलती है, तो आप कहेंगे सर लाल मृदा है दक्षिण राजस्थान। तो मतलब लाल पीली फिर इसके आसपास में ही होगी। तो लाल पीली जो मृदा है वो कहां पाई जाती है? देखो यहां ऑप्शन है अलवर और भरतपुर। तो अलवर भरतपुर तो आप कहेंगे सर पूर्वी मैदान है, और पूर्वी मैदान में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। फिर आप देखेंगे यहां ऑप्शन है अजमेर भीलवाड़ा। आप कहेंगे सर ये जो लाल पीली है ना, ये अजमेर है, भीलवाड़ा है, ये आपके शिरोई है, और यहां तक कि सवाई माधोपुर के अंदर भी ये मिल जाती है। तो लाल पीली जो मृदा है वो आपके कहां मिलती है? अजमेर और भीलवाड़ा, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसी प्रकार आप कमेंट करके बताना राजस्थान में लाल और काली मृदा कहां पाई जाती है? लाल काली, लाल काली बताइएगा, ठीक है। अगला अगला है सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना को खाली जगह नदियों का अतिरिक्त पानी प्राप्त होता है। यानी कि यहां पर आपके सामने एक नहर है, हालांकि उसका पूरा नाम लिख देता हूं। पूरा नाम है राजीव गांधी सिद्धमुख नहर नहर परियोजना। ये
देखिए इससे आपको एक क्वेश्चन और बड़ा अच्छा बनता है, वो है लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं। लाभान्वित जिले, तो आप कहेंगे सर एक तो है चूरू, चूरू में राजगढ़ याद रखिएगा, और एक है आपके हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ में तो तहसीलें याद रख लीजिए आप, एक तो है नौहर, एक है भादरा, नौहर भादरा याद रखिएगा, ये लाभान्वित है। लेकिन ये जल कहां से प्राप्त करते हैं, तो याद रखिएगा रावी प्लस व्यास, दो नदियों से, कहां से, रावी और व्यास से ये क्या जल प्राप्त करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ चलिए सभी के शानदार, रावी प्लस व्यास। अगला देखिए, अगला है राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीशोल समूह की मृदा मिलती है, पूर्वी में, पश्चिमी, दक्षिण में, या फिर दक्षिण पूर्वी में। आप कहेंगे सर यहां तो मिलती है इंसेप्टी, यहां है वर्टी, यहां है एलपी, यहां है एरिडी, और यहां है आपके एंटी, यानी कि एंटी जो है वो आपके कहां पर है, तो आप कहेंगे सर पश्चिमी भाग में। कई बार इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, जैसे वर्टी कहां है तो दक्षिण पूर्वी में, एलपी कहां है तो पूर्वी के अंदर, इंसेप्टी, एरिडी, ये आप जानते होंगे मिट्टियों का नवीनतम वर्गीकरण है 5 भागों में जो किया गया है, एंटी, एरिडी, वर्टी, एलपी और इंसेप्टी, याद रखिएगा। ठीक है, यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला देखिए, अगला है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेल नहीं है। एक तरफ देखिएगा जलवायु प्रदेश है और एक तरफ जिला है, और जैसे ही ये नाम आप देखेंगे तो आपके दिमाग में कौन आएंगे, आपके दिमाग में आएगा कोपेन अंकल, कोपेन, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। और आप सब जानते हैं कि कोपेन ने जो जलवायु वर्गीकरण दिया है वो दिया है टोटल 4 प्रकार से, 4 प्रकार से। यहां पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। यदि थोड़ा बहुत लोकेशन से आपने पढ़ रखा है तो काम हो जाएगा, क्योंकि उत्तर पश्चिमी भाग में तो है BWHW, फिर बांगर प्रदेश में आपके आ जाएगा BSHW, पूर्वी में आ जाएगा CWG, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी में आ जाएगा AW। तो देख लीजिए AW के अंदर दे रखा है बांसवाड़ा, आप कहेंगे सर AW में बांसवाड़ा तो आता है, ठीक है। फिर आप कहेंगे CWG में दे रखा है टोंक, आप कहेंगे सर CWG टोंक ये आता है। फिर दे रखा है BSHW पाली, आप कहेंगे सर BSHW में पाली आता है। आप कहेंगे सर फिर दे रखा है, ये भी सही है, ये भी सही है। फिर दे रखा है बाड़मेर, और बाड़मेर भी किस में आता है, BSHW में, जबकि यहां दे रखा है BWHW, यानी कि बी जो है वो क्या है, पूर्णतः गलत है। बाड़मेर जो है वो BSHW का भाग है, BSHW, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा आपके सामने बी इज इनकरेक्ट, ठीक है। अगला, अगला है राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण में, यानी कि संयुक्त राजस्थान के साथ किस राज्य को जोड़ा गया था। यहां पर चर्चा हो रही है, हाँ, राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण की। राजस्थान एकीकरण का तीसरा चरण, और राजस्थान एकीकरण का जो तीसरा चरण है, यदि मैं उसकी बात करूं तो देखिए तीसरा जो चरण है वो कब हुआ सबसे पहले, तो आप कहेंगे सर 18 अप्रैल 1948, तीसरे चरण का गठन, और तीसरे चरण का नाम है संयुक्त राजस्थान। इस संयुक्त राजस्थान में केवल एक ही रियासत का विलय हुआ था, और वो है आपके, याद रखिएगा, उदयपुर। यहां पर उदयपुर में ऑप्शन में ना होकर इनडायरेक्टली क्या दे रखा है, मेवाड़। ऑप्शन नंबर है आपके सामने सी इज करेक्ट आंसर। कई बार एग्जामिनर इस प्रकार से ऑप्शन देकर थोड़ा कंफ्यूज कर देता है। आप कहते हैं सर उदयपुर तो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन मेवाड़ी तो है ना, कई बार ऐसे दे देता है, ठीक है। वो पूछने का तरीका होता है कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, चलिए चलिए अगला, अगला है कल्याण जी का मेला कहां आयोजित होता है। कल्याण जी का जो मेला है वो कहां आयोजित होता है। देखिए वैसे आपने नाम सुना है इनका पूरा, तो पूरा नाम आप पढ़ते हैं डीगी कल्याण जी, पढ़ते हैं डीगी कल्याण जी। और डीगी कल्याण जी का जो मेला है वो भरता है आपके डीगी, और डीगी कहां है तो याद रखिएगा टोंक। अच्छा टोंक में याद रखिएगा मालपुरा, ठीक है, याद रखिएगा। यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर। बाजे छे मारा डीगी पूरी का राजा, वो सुना होगा आपने, हाँ, इस प्रकार से छोटी क्लास में ही आता है ना, और कई बार वो नाम देकर पूछा जाता है। इन्हें वैसे जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं ना, वो इन्हें कलहे पीर के नाम से जानते हैं, कलहे पीर। तो एक ये भी अच्छा क्वेश्चन हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर है यहां डी इज ए करेक्ट आंसर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है राव जेतसिरोछंद के लेखक कौन थे। राव जेतसिरोछंद के लेखक कौन है। जीएच ओझा, बीटू सुजा,
बांकीदास या नरपति नाले? आप कहेंगे सर ये जो नरपति नाले है इसने जिसकी रचना की है वो तो है बिसल रासु। बिसल रासु याद रखिएगा। बांकीदास जो है याद रखिएगा इन्होंने एक ख्यात लिखी थी बांकीदासरी ख्यात, और ये जो बांकीदासरी ख्यात है याद रखिएगा वो ख्यात है जिसके अंदर जयपुर व जोधपुर तिथियों का क्या है उल्लेख। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जी, ये आरएसएस बोर्ड ने एक बार पूछ रखा है कि जयपुर व जोधपुर नगरों की स्थापना की तिथि का उल्लेख कौन सी ख्यात में मिलता है? याद रखिएगा बांकीदास की ख्यात में। ठीक है, याद रखिए। यहां जो पूछा गया कि राव जेतसिरे छंद के लेखक कौन है, याद रखिएगा बिट्टू सुजा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा बिट्टू सुजा। अगला अगला है वागड़ के परमार राजवंश की राजधानी कहां थी? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन, बताइए वागड़ के अंदर जो परमार राजवंश है ना उनकी राजधानी क्या थी, बताइए। वागड़ के परमार राजवंश की राजधानी कहां थी? वागड़ का मतलब है डूंगरपुर, बांसवाड़ा। वागड़ में कौन सी बात हो रही है? परमार राजवंश। अच्छा एक बताइए परमार राजवंश की कुलदेवी कौन है? इनकी कुलदेवी कौन है? देखिए परमार राजवंश की जो राजधानी है वो रही है आपके अर्थुन्ना। कौन सी है? अर्थुन्ना। लेकिन आप कहेंगे सर अर्थुन्ना तो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन आपको पता हो तो इसी अर्थुन्ना का जो प्राचीन नाम है वो था आपकी उथनुक, और ये ऑप्शन में दे रखा है डी। अर्थुन्ना कहां है बता सकता है कोई? अर्थुन्ना किस जिले में है? अर्थुन्ना याद रखिएगा बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहां हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा ये। लीजिए अगला अगला क्वेश्चन है अर्जुनायन जाति के प्रभाव क्षेत्र में सम्मिलित प्रांत कौन से है? यानी कि एक जाति है अर्जुनायन, और हमारे राजस्थान का ऐसा कौन सा है जो अर्जुनायन जाति के प्रांत में था? बीकानेर, जैसलमेर, हाड़ौती प्रांत, उदयपुर प्रतापगढ़ प्रांत या अलवर भरतपुर प्रांत? आप कहेंगे सर अर्जुनायन जो प्रांत रहा है याद रखिएगा वैसे पूछा जाए तो याद रखिएगा पूर्वी राजस्थान है ये। कौन सा था? पूर्वी राजस्थान। लेकिन यहां पर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन है आपके सामने अलवर, भरतपुर। यहां पर ऑप्शन कौन सा है? अलवर और भरतपुर। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो है वो है डी। तो ये कौन सा? अर्जुनायन जाति। ठीक है, हाँ ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा आपके सामने डी इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए, अगला है 1938 में जयपुर राज्य प्रजामंडल का प्रथम वार्षिक अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ था? यहां पर बात हो रही है जयपुर राज्य प्रजामंडल की। तो सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो जयपुर प्रजामंडल है इसके जो संस्थापक हैं वो है कपूर चंद पाटनी, और कपूर चंद पाटनी द्वारा जयपुर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो की गई थी 1931 के अंदर। लेकिन आप इतना जरूर जानते हैं कि जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन हुआ था, और ये जो पुनर्गठन है ये करने वाले जो व्यक्ति हैं वो है जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज 1937। उसके बाद में इसी जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ, और ये जो प्रथम अधिवेशन है ये रखा गया आपके 1938 में, और ये जो अधिवेशन हुआ था ये जिनकी अध्यक्षता में हुआ था वो है आपके जमनालाल बजाज। याद रखिएगा। तो यहां पर पूछा भी ये गया है कि किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ था? जमनालाल बजाज। याद रखिएगा जमनालाल बजाज जिन्हें राजस्थान का भामाशाह कहा जाता है, राजस्थान का भामाशाह। याद रखिएगा जमनालाल बजाज जिन्हें कहा जाता है गांधी जी का पांचवां पुत्र, जो स्वयं को कहा करते थे गुलाम नंबर 4 कि मैं तो कौन हूं? मैं गुलाम नंबर 4 हूं। जमनालाल बजाज जिनका जन्म हुआ है काशी का बास सिक्कर। आप में से वे विद्यार्थी जो सिक्कर का प्राचीन नाम बताएगा कौन है? बताइए इस सिक्कर का प्राचीन नाम क्या है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है ये। सिक्कर का प्राचीन नाम बताइएगा। सिक्कर का प्राचीन नाम बिल्कुल जमनालाल बजाज की जो पत्नी है वो जमुना की जान है जी, जानकी देवी बजाज।
याद रखिएगा, जानकी देवी बजाज ने जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्षता कर रखी है। हाँ हाँ, इसी प्रकार का कोई बांस है, बताइए कौन सा बांस है वो। अगला अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शेखावटी के पंचपाणे में शामिल नहीं है। देखिए शेखावटी में आप पढ़ते हैं ना पंचपाणे, शेखावटी, शेखावटी का मतलब है शिकर, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना। इसी शेखावटी में पंचपाणे है। सबसे पहले तो शेखावटी की पंचपाणे क्या है या शेखावटी के पंचपाणे क्या है, तो याद रखिएगा शेखावटी की जो 5 जागीरें हैं ना उन्हें कहा गया है पंचपाणे। कौन कौन सी, तो देखिए मंडावा, मलशीसर, बिसऊ, नवलगढ़ और डुंडलोद, ये 5 क्या है पंचपाणे। कौन सा यहां शामिल नहीं है, तो आप कहेंगे सर अलसीसर शामिल नहीं है। कौन सा शामिल नहीं है, अलसीसर। ठीक है, ये 5 जागीरें हैं। और शेखावटी की एक विशेष बात और भी ध्यान रखिएगा आप कि शेखावटी के अंदर जो जल स्रोत है ना वो आपके नाडा और जोहड़ कहलाते हैं, नाडा और जोहड़, याद रखिएगा। ठीक है, जल संरक्षण की परंपरागत विधियों में शामिल है ये। चलिए अगला अगला है, उदयपुर में परोपकारिणी सभा कब पंजीकृत की गई। परोपकारिणी सभा, देखिए परोपकारिणी जो सभा है इसका जो गठन है वो हुआ है आपके फरवरी 1883 के अंदर, फरवरी 1883। कहां पर, तो याद रखिएगा उदयपुर। अच्छा किसके द्वारा, तो याद रखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, याद रखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा ही। आपको पता हो तो 1875 के अंदर एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। याद है क्या सत्यार्थ प्रकाश, जिसका फर्स्ट जो संस्करण है वो अजमेर में लिखा गया था, सेकंड जो संस्करण है वो उदयपुर में लिखा गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती जिनकी मृत्यु भी यहीं हमारे राजस्थान के अंदर 1883 में अजमेर में हुई थी। और एक बार अभी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान में सर्वप्रथम स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहां आए थे, बताइए कब आए, ये तो मैं बता देता हूं आपको 1875 में, लेकिन कहां आए ये आप कमेंट करके बताइए। तो यहां पर हो जाएगा आपके सामने फरवरी 1883। बताइएगा ये कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो है वो राजस्थान में पहली बार कहां आए थे, बताइए। हाँ वो नन्ही जान ने जान ले लीजिए, बताइए। बताइए चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नहीं वो आप बताइए, आखिर में बता देंगे, आप कहेंगे तो वो भी बता देंगे। ठीक है अगला, हाँ ये तो कंप्लीट हो गया आपके सामने क्वेश्चन। अगला देखिए, अगला है निम्नलिखित में से कौन सी चित्रशैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए भी जानी जाती है। देखिए 4 बातें बता रहा हूं यहां, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, ऐसे क्वेश्चन थोड़े ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। देखिए एक तो आपको पूछा जाए कि पंचतंत्र चित्रांकन कौन सी चित्रशैली से संबंधित है। एक पूछा जाए कलीला दमना का चित्रण जो है वो कौन सी शैली में है। अब आप कहेंगे सर ये क्या बात हुई, यदि आपको पता है तो आप कंफ्यूज होंगे, पता नहीं है तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, क्योंकि ये जो कलीला और दमना है ना ये इसी पंचतंत्र नामक ग्रंथ के ही 2 पात्र हैं। लेकिन जब पंचतंत्र चित्रांकन पूछा जा रहा है ना तो नो डाउट मारवाड़ है, और जब कलीला दमना चित्रांकन पूछा जा रहा है तो ये मेवाड़ है। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी प्रकार है जिस प्रकार एक ग्रंथ है मतीराम द्वारा रचित रसराज। देखो जब एग्जामिनर आपको पूछे कि राजस्थान की वह चित्रशैली जिसके अंदर मतीराम द्वारा रचित रसराज का मध्यकालीन साहित्य, मध्यकालीन में चित्रशैली,
और एक पूछा जाए आपको यही रसराज नाम देकर लेकिन समय आधुनिक दे दे, आधुनिक समय के अंदर कौन सी चित्रशैली, तो आपको याद रखना है कि जब रसराज ग्रंथ का चित्रांकन पूछा जा रहा है मध्यकालीन में तो उसका आंसर होता है बूंदी, और जब आधुनिक पूछा जा रहा है तब उसका आंसर होता है मारवाड़ चित्रशैली। तो ये दोनों और ये दोनों ध्यान रखने हैं, ठीक है, क्लियर रहेगा, ये दोनों खास बातें क्लियर रहेगी आपके, याद रखना। पंचतंत्र, कलीला दमना और यहां रसराज। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है किस अभिलेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। सबसे पहले तो देखिए चौहानों से संबंधित जो प्रसिद्ध अभिलेख है, चौहान राजवंश से संबंधित जो प्रसिद्ध अभिलेख है वो है आपके बिजोलिया। ऐसा पूछा भी जाए ना कि किस अभिलेख में चौहान राजवंश से संबंधित जानकारी मिलती है तो भी याद रखिएगा बिजोलिया अभिलेख। इस बिजोलिया अभिलेख के अंदर ही याद रखिएगा चौहानों को बताया गया है वत्स गोत्र ब्राह्मण। बिजोलिया अभिलेख याद रखिएगा 1170 ईस्वी का है और यह गुणभद्र द्वारा रचित है। लेकिन देखो एक बार आरएसएसबी बोर्ड ने क्या क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर देने की आप कोशिश करिएगा कि बिजोलिया अभिलेख किस चौहान शासक के समय लिखा गया, बताइए किस चौहान शासक के समय लिखा गया, किस चौहान शासक के समय लिखा गया, बताइए, ये बताइएगा। यहां पर राइट आंसर जो है वो नो डाउट ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। लेकिन आप बताइए किस शासक के समय लिखा गया।